तो शुरू करते हैं। पहले है फेस द फैक्ट। रिट, रिट क्या होता है? रिट मतलब रिटन ऑर्डर, लिखित कोई भी ऑर्डर उसको बोलते हैं रिट, जो कि कोर्ट इशू करता है। और न्यायालय, न्याय, ये ऑर्डरिंग, एक बार पूरा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। रिट इज़ अ रिटन ऑर्डर इशूड बाय अ कोर्ट ऑर्डरिंग समवन टू डू और स्टॉप डूइंग समथिंग। कोई भी जब कोर्ट रिटन ऑर्डर देता है कुछ स्टॉप करने के लिए या कुछ शुरू करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम रिट। अब इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हैबेस कॉर्पस। हैबेस कॉर्पस का मतलब है कि जो एक कैदी को एक ये राइट होता है कि उसको प्रेजेंट करना है बिफोर द कोर्ट 24 घंटे में। ये उसके पास एक कह सकते हैं जीवन दान टाइप है, और एक उसका राइट है कि उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करे कि हम जो मिसयूज़ है लॉ का वो होने से बचा सके। अब इसके बाद है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब एक जब सुपीरियर कोर्ट किसी एक छोटे कोर्ट को, या फिर जैसे अगर हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट एक रीजनल कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट या को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, या फिर हाई कोर्ट किसी रीजनल कोर्ट को कुछ करने के लिए बोले, या फिर कोई इंफीरियर कोर्ट ही कोई रीजनल कोर्ट किसी ऑफिसर को बोले करने के लिए जो उसके अंडर आता है, उस रिटन ऑर्डर को बोलते हैं हम मैंडेमस। अब इसके बाद है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब जो किसी के दायरे से बाहर कुछ है उसको करने से रोकना। जैसे कोई एक ऑफिसर ये काम नहीं कर सकते, ये उसके कानूनन दायरे से बाहर है, तो उसको हम प्रोहिबिशन कह सकते हैं। ये कोर्ट ऑर्डर करता है, कोर्ट कहता है कि आप ये नहीं कर सकते। जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोलेगा कि आप ये नहीं कर सकते, या फिर हाई कोर्ट रीजनल कोर्ट को बोलेगा कि ये गलत है, ये आप नहीं कर सकते, तो दैट इज प्रोहिबिशन। फिर है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो इज a writ requiring the person to whom it is directed to show what authority he has for exercising some right or power he claims to hold. क्यो वारंटो मतलब एक रिटन ऑर्डर कि वो दिखाए कि उसके पास क्या अथॉरिटी या पावर है, कि जो पावर एक्सरसाइज कर रहा है वो कैसे एक्सरसाइज कर रहा है, जो क्लेम कर रहे हैं कि ये पावर मैं होल्ड करता हूँ, उसको दिखाने का रिटन ऑर्डर को बोलते हैं क्यो वारंटो। अब है सेरिटोरी। ये इसका है रिटन ऑर्डर, इट इज़ अ रिट। सेरिटोरी इज अ रिट ऑफ रिव्यू इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। यानी कि एक रिटन रिव्यू है जो कि एक सुपीरियर कोर्ट जैसे कि हाई कोर्ट रीजनल कोर्ट को, या फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोल सकता है। तो ये थे हमारे कुछ फेस द फैक्ट्स। अब इसके बाद आता है हमारा नया टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब जैसे हमारे पास मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स जिसको हम बोलते हैं मौलिक अधिकार, वैसे ही हमारी कुछ मौलिक जिम्मेदारियां भी होती हैं हमारे देश, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। हम जिससे ये ऐसा नहीं कि करना ही करना है, लेकिन जहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे हम, जहाँ पे ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, ये ड्यूटीज़ हम फॉलो करेंगे, वहाँ पे वो स्टेट बहुत फ्लरिश होगा, ग्रो होगा, और अच्छे से वहाँ पे सब लॉ चलेगा। सो इसमें लिखा है व्हेन वी हैव द राइट्स इट बिकम्स आवर ड्यूटी टू एक्सरसाइज दीज राइट्स रिस्पॉन्सिबली। इसमें लिखा गया है कि जब हम, जैसे कि हमारे राइट है, जैसे हमारे मौलिक अधिकार है, वैसे ही हमारे कुछ ड्यूटीज़ हैं, हमारे कुछ जो हम अगर रिस्पॉन्सिबली करें तो ये हमारे देश के लिए अच्छा होगा। Absence of duties may bring lawlessness and violation of others' right. अगर हम ये ड्यूटीज़ फॉलो ना करें तो फिर ये किसी और के लिए किसी लॉ का वायलेशन बन सकता है। फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है वो इनकॉर्पोरेट की गई थी इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976। यानी कि अभी के लिए हम लिख सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज
अब इसके बाद बोला गया कि 11 हमारे पास 11 मौलिक हमारी ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 हैं। तो वैसे तो हमारी 10 थी, लेकिन जो 11वीं थी वो जब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा एक तरीका है कि जिससे हम कुछ बदलाव ला सकें, कुछ कोई भी रूल्स रेगुलेशंस हैं या फिर कोई भी पुराना जो रूल है, क्योंकि समय के साथ हमें रूल्स बदलने पड़ सकते हैं, तो इसलिए उसका एक हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह है, उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। पहले अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट पास करेगा, फिर लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट पास करेगा, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट जब उसको साइन करेगा तो फिर वो लॉ बन जाएगा, और इसको हम बोलते हैं पूरे प्रोसेस को अमेंडमेंट ऑफ लॉ। फिर इसके आगे है कि जब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2002 में, तो हमारा 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हो गई थी। अब एक बार विस्तार से जान लेते हैं कि हमारे मौलिक जो ड्यूटीज़ हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। इसका कि अपने जो संविधान है उसके साथ हमेशा खड़े रहना, उसकी इज्जत करनी है, उसको सम्मान करना, और हमारा जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, और ये जो सारे जो सरकारी और जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक चीज़ें हैं उनकी हमें रक्षा भी करनी है, उसके साथ रहना और उसकी इज्जत करनी है, उसको गर्व से उसकी तरफ देखना है, क्योंकि यह हमारी एक सफलता है। हमारा देश पहले आज़ाद नहीं था, अब हमारा देश आज़ाद है और एक डेवलपिंग कंट्री, और इसका हमें गर्व भी होना चाहिए। सेकेंड, हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो है कि टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इसका मतलब कि हमें उन चीज़ों का खुश होना चाहिए, हमें खुशी होनी चाहिए, और हमें उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए कि जो गतिविधियाँ हुई थी, जिनकी वजह से जो परेशानियाँ हुई लोगों को, जितनी परेशानियाँ हुई जिसकी वजह से लोगों ने स्ट्रगल किया, और जो बेसिक आइडियाज़ थे जिनके वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ। अब इसके बाद है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की एकता, एकाग्रता और के साथ हमें हमेशा उसको बचा के रखना और उसके साथ हमेशा खड़े रहना। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब भी हमारे देश कोई भी चीज़, कोई भी सर्विस करने के लिए बोले तो हमें बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेना चाहिए। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे देश को बचाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि ब्लड डोनेशन कैंप से लेके अगर आर्मी में भर्ती होना, कभी दुखद परिस्थिति में सरकार का साथ देना, जंग के मैदान में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। एक बहुत ही अच्छा इसका एग्जाम्पल है कि जब हमारा कारगिल वॉर चल रहा था, तो लद्दाख से बहुत सारे लोगों ने, यही लद्दाख से लोग कई किलोमीटर सफ़र करके खाना पहुंचाने जाते थे, क्योंकि उनको लगा कि ये हमें करना चाहिए। ये उनको कोई बोल नहीं रहा था, कोई उनसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था, लेकिन ये उनको लगा। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी। अब आगे है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional or sectional diversities, to renounce practices insulting the dignity of women। इसमें ये कहा गया है कि हमें भाईचारे से रहना चाहिए और सभी को एक नज़रिए से देखना चाहिए, सब एक समान है, चाहे वो किसी भी धर्म, क्षेत्र, भाषा या फिर किसी भी जाति का हो। और हमें जो इंसल्टिंग औरतों की इज्जत करनी चाहिए, और जो उनके खिलाफ गलत आवाज़ें उठाएं या गलत काम करने की कोशिश करें उसके खिलाफ आवाज़ें उठानी चाहिए, और हमें उनकी डिग्निटी को बचा के रखना चाहिए। अब इसके बाद सिक्स्थ है कि हमें अपने जो हमारी वैल्यूज़ हैं और प्रिजर्व करना चाहिए,
उनको हमें प्रिजर्व करना चाहिए, और जो हमारा रिच हेरिटेज है और कल्चर है उन सबको हमें प्रिजर्व करके रखना है, क्योंकि ये हमारी पहचान है। सेवेंथ है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ एंड हैव टू कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। हमें अपने जंगल, नदी, तालाब और सब ये जो नेचर की जो पर्यावरण है, एक तरह से बोल सकते हैं हमें अपने पर्यावरण को साफ, स्वच्छ, सुरक्षित रखना है, ये हमारी मौलिक जिम्मेदारी बनती है। फिर इसके बाद है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इसका मतलब है कि हमें जो विज्ञान की तरफ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हमें जो भी वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं उनका समर्थन करना चाहिए और उनको फुल सपोर्ट देना चाहिए। हमें इसमें यह भी लिखा गया कि हमें उसमें भी भाईचारा दिखाना चाहिए। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अबैंडन वायलेंस। हमें पब्लिक प्रॉपर्टी का सही से रखना और हमें उसको प्रोटेक्ट करना, और हमें वायलेंस नहीं करना चाहिए। वायलेंस का मतलब जैसे मान लीजिए अभी कुछ ही दिनों पहले गांधी जी, आज 10 अक्टूबर है, 2 तारीख को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन था। तो उनका यही मानना था कि हमें बिल्कुल नॉन वायलेंटली सब करना चाहिए, और वो काफ़ी हद तक सही भी थे। फिर उसके बाद, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड collective activity so that the nation constantly rises to the higher level of endeavor and achievement। हमें पूरा बढ़ चढ़ कर सारे जो स्फीयर्स हैं, हर क्षेत्र में हमें एक्सीलेंस चाहिए, एक्सीलेंस प्रदान करना चाहिए, और एक साथ मिलकर हमें अपने जो भारत देश है इसको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहिए। टू गिव अपॉर्चुनिटी, और आखिरी जो हमारा ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था 2002 में, उसमें ये ऐड हुआ था कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए एजुकेशन टू चिल्ड्रन, वो खुद के हों या अडॉप्टेड हो, जो कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच में है। मतलब ये तो हमारा अधिकार भी बन गया है, ये सबका मौलिक अधिकार है और सबका मौलिक फ़र्ज़ भी है कि जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, उनको ये शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अब इसके आगे लिखा गया है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि क्या है। Our constitution has the provision for change as the need of time. This is done by a procedure called amendment, which has to be passed by the both houses of parliament and approved by the president. This helps the country in keeping up with the changing times. तो इसमें यही कहा गया है कि अमेंडमेंट के बारे में कहा गया है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। सो ये चैप्टर तो इतना ही है बस। अब अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ओके, थैंक यू।